हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 1.2 के शुरुआती 2 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और इसमें जो पहला वाला कथन है वह कुछ इस प्रकार है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक अलग शीट में थोड़ा सा एक रफ कार्य देख लेते हैं। देखिए, अगर हम गणित की बात करें तो गणित में हमारी जो संख्याएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। अब अगर हम कक्षा 9वीं की और 10वीं की बात करें तो हमें इन काल्पनिक संख्याओं से अभी कोई भी काम नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वास्तविक संख्याओं से हमें काम जरूर पड़ेगा। और इसी की अगर हम बात करें तो आगे इसमें 2 प्रकार की संख्याएं निकल कर आती हैं, जैसे कि एक है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। अब जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याओं में ही आती हैं। तो चलिए अब हमारे पहले प्रश्न पे आते हैं। जो पहला कथन है यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब हर एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक यानी कि हर एक, और हर एक में सभी आ गई, यानी कि सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो अगर हम इसे देखें, इस चित्र को देखें तो अगर आप समझ पाएंगे कि जो यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं हैं ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं, ये सभी किस में आती है? ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती है। और हमें कथन में भी यही बात कही गई है कि सभी की सभी यानी कि हर एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका मतलब ये जो कथन है ये क्या है? यह सत्य है। तो हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने उत्तर में लिख दिया है कि हाँ, यह कथन सत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं, ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के ही अंतर्गत आती है। ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं किसका एक हिस्सा है? वास्तविक संख्याओं में ही तो आती हैं ये सभी, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अब अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो कथन है वह है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणीय एम के रूप का होता है, जहां एम जो है वह प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे हमें जो ये जो पॉइंट दे रखा है इस प्रश्न में, इस कथन में, इस पर पहले फोकस करना जरूरी है। देखिए, हमें कहा गया है कि एम जो है वह क्या है? एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह से बढ़ती ही जाती है अनंत तक। ये सभी की सभी जो प्राकृत संख्या हैं ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रश्न के अनुसार ये सभी प्राकृत संख्याएं एम का मान है। यानी मैं अगर इन्हें ऐसे लिख दूं कि एम का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, अनंत तक जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं 1 से अनंत तक ये सभी एम का मान है। तो ये जो पॉइंट यहाँ लिखा है ये यही कहना चाहता है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि संख्या रेखा का जो हर एक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु मतलब हर एक बिंदु, वो कर्णी एम के रूप का होता है, कर्णी एम के रूप का होता है। अब यहाँ एम का मान है, कर्णी एम का मान नहीं है। हमारे पास में जो यहाँ पे प्राकृत संख्या है वो एम का मान है, कर्णी एम का मान नहीं है। अगर हम इन पे करणी लगाएं, अगर हम इन पे करणी लगाएं तो ये जो एम है ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा जैसे हमें प्रश्न में दिखाई दे रहा है। ठीक है। और अब जो है अगर m का मान 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है तो कर्णी m का मान भी कुछ इसी तरह से ऐसे दिखाई देगा, यानी जितने भी नंबर हैं सब पर करणी लग जाएगी। कहां तक? अनंत तक यह भी चलती जाएंगी। ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब। अब हमने इस पॉइंट को समझ लिया, इस पॉइंट को भी समझ लिया। अब हमारा एक पॉइंट और बचा है जो इस कथन में है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो पहले हम एक संख्या रेखा बना देते हैं। तो संख्या रेखा कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे मैं बीच में 0 ले लेता हूं, इस तरफ 1 2 3 और ये इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है अनंत तक। इसी प्रकार 0 के उल्टे हाथ की दिशा में -1 -2 -3 और यह माइनस अनंत तक जाती है। तो ये हो गई संख्या रेखा। अब हमारा कथन क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी अब यहाँ पे यह भी एक बिंदु है, 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 और साथ ही इनके बीच में काफी सारे छोटे छोटे बिंदु और भी होते हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देते। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। संख्या रेखा पर सिर्फ जो बिंदु दिख रहे हैं वो नहीं होते हैं, बल्कि अगर ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप, जैसे आपको अगर मैं यहाँ पे ऐसे मैं जूम करता जा रहा हूँ, इसी तरह से अगर आप संख्या रेखा को जूम करेंगे तो जब जूम करते हैं ना तो जो अंदर जो बिंदु होते हैं छोटे छोटे बिंदु वह भी हमें दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे अभी हमें 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ऐसे इनके बीच में पॉइंट वाले और करनी वाले संख्याएं होती है। अब एक बात विशेष यहाँ पे समझने वाली यह है कि संख्या रेखा जो होती है ना, संख्या रेखा, इस संख्या रेखा पर हम संख्या रेखा पर कौन सी संख्याओं को दर्शाते हैं? संख्या रेखा पर हम सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर हम किनको दर्शाते हैं? वास्तविक संख्याओं को हम दर्शाते हैं। तो अब अगर संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं तो वास्तविक संख्याएं तो 2 प्रकार की होती है। जैसे अगर आपको मैं अभी बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की हैं तो संख्या रेखा पर अगर हम वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं तो इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या भी हम संख्या रेखा पर होती है और अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर होती है। कहने का मतलब ये जो संख्या रेखा है इस पे हम वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं तो यहाँ पर परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती है। अब परिमेय संख्याओं में जो होते हैं वो हमारे पूर्णांक भी आ गए, है ना। पूर्णांक मतलब ऋण अनंत से लेके ऋण 2 ऋण 1 1 0 2 3 4 अनंत तक ये पूर्णांक भी आ गए। इनमें हमारे जो है वो पॉइंट वाले नंबर भी आ गए, है ना। इसके बाद है तो इनमें बटे वाली संख्याएं भी आ गई।
तो इससे सारे नंबर आ सकते हैं परिमेय में। और अपरिमेय में, अपरिमेय की अगर हम बात करें तो अपरिमेय में जो है वो करनी वाली संख्याएं भी आ गई और पॉइंट वाली संख्याएं भी आ गई, जो जिनका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत और अनावर्ती होता है, जैसे 2 8 7 9 8 2 1 3 डॉट 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 डॉट। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याओं के प्रकार होते हैं। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को हम दर्शाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वहां पर हमारी जो होती है संख्याएं वो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो ये जो कथन है ये क्या कहना चाह रहे हैं? कथन ये कहना चाह रहा है कि संख्या रेखा का जो हर एक बिंदु होता है वो सिर्फ करणीय एम के रूप का होता है। कैसा होता है? सिर्फ करणीय एम के रूप का होता है, यानी कि सिर्फ करणी वाली संख्याएं ही यहाँ पर होती हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। इस टाइप की ही संख्याएं हो सकती हैं। कहाँ पे? संख्या रेखा पर। जबकि ऐसा नहीं होता है, संख्या रेखा पर तो बिना करणी वाली संख्याएं भी होती है, पूर्णांक भी होते हैं, पॉइंट वाली संख्याएं भी होती है, करणी वाली भी होती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ करणी एम यानी करणी वाली ही संख्याएं हो सकती हैं। तो आपका जो कथन है वो क्या है? वह गलत है। तो हम इसका जो उत्तर है वो अब लिखेंगे, और उत्तर यह है कि यह कथन जो है, जो आपने कथन दिया, ये जो कथन है यह असत्य है। और असत्य क्यों है? क्योंकि संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर हमें कारण के साथ में लिखना है। चलिए अब तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब इसको समझने के लिए हमें वापस से हमारा जो रब कार्य वाला जो पहले हमने बनाया था डायग्राम, उसको समझते हैं। देखिए कथन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का मतलब हर एक वास्तविक संख्या, हर एक। तो अब देखेंगे अगर वास्तविक संख्या की, अगर हम हर एक वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्याएं तो दो तरह की होती है, एक परिमेय भी होती है, दूसरी अपरिमेय भी होती। तो ये कह रहा है कि हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं दुनिया में वो सारी अपरिमेय ही है, परिमेय है ही नहीं। तो क्या ये बात सही है? नहीं। तो इसका उत्तर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि यह जो कथन है यह असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं सिर्फ अपरिमेय नहीं होती बल्कि परिमेय भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस तीसरे कथन को उत्तर देना है, तीसरे कथन का उत्तर इस तरह से हमें लिखना है, वो भी कारण के साथ में। तो चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर हम इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पॉइंट को, एक जरूरी जो यहाँ पे प्रश्न में पॉइंट दिख रहा है वो यह है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए जो हमारे पूर्णांक होते हैं ना वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जो कि माइनस अनंत से जो है वो प्लस के अनंत की ओर होते हैं, जिसमें बीच में जीरो होता है। जीरो से अगर हम सीधे हाथ की तरफ इस तरफ जाते हैं तो जितने भी पूर्णांक हमको मिलते हैं ये सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और अगर हम जीरो से उल्टे हाथ की दिशा में बढ़ते हैं तो ये सभी पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब अगर हम हमारे प्रश्न की बात करें तो हमें प्रश्न में धनात्मक पूर्णांकों के बारे में बात कही गई है, और धनात्मक पूर्णांक सिर्फ ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। तो अब आगे की बात करते हैं। धनात्मक पूर्णांकों को हमने समझ लिया। अब आगे यह लिखा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके अगर क्या वर्गमूल जो होते हैं, अगर हम उनका वर्गमूल निकालें तो क्या वो सभी
धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। वर्गमूल निकालने पे जो उत्तर आता है कि वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पहले यह समझिए कि वर्गमूल कैसे निकलता है। देखिए वर्गमूल निकालना बताता हूँ। जैसे अगर कहीं पे कोई संख्या लिखी है 4 का वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इस 4 को ऐसे 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटते हैं, 2 ऐसे बराबर हिस्सों में बांटते हैं कि यहाँ जो संख्या होगी वही यहाँ पर भी होगी और उनका गुणा करें तो ऊपर जो ये 4 है यही वापस मिलना चाहिए इन दोनों का गुणा करने पर। तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें सिर्फ 2 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें वापस से 4 मिल जाएगा जो करने के अंदर है। तो बस यही काम करना था। अब जैसे हमने 2 में 2 का गुणा किया, वापस हमें 4 मिल गया। तो अब इस 2 में 2 का गुणा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घात में 2, 2 की घात में 2, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 ही होता है। और जैसे ही हमने 2 की घात 2 लिखा तो ये जो घात है इससे यह करनी जो है ये कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। तो जब हमने 4 का वर्गमूल निकाला, 4 का वर्गमूल निकाला तो उसका जो उत्तर आया वो कितना आया, 2। अब 4 का तो वर्गमूल निकल गया, 4 का जो वर्गमूल है वो निकल गया, वो हो गया 2। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इसे सभी संख्याओं के वर्गमूल निकल जाएं, ठीक है। जैसे अगर आप 2 का ही वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको इस 2 पर करनी लगानी पड़ेगी। अब ये 2 का वर्गमूल अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें ऐसे 2 नंबरों की आवश्यकता है जिनका आपस में हम गुणा करें तो 2 आए और वो दोनों नंबर एक जैसे ही होने चाहिए। अब आप यहाँ पे 1 गुणा 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 1 एकम 1 ही होता है। तो या तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो ये जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ अगर 2 है और यहाँ 1 है तो नंबर तो अलग अलग हो गए और हमें नंबर चाहिए एक ही जैसे। तो इस 2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अब प्रश्न ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हो सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम 1 का वर्गमूल निकालते हैं, 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। अगर हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, करनी 2, करनी 2। इसी तरह से अगर हम 3 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 का वर्गमूल करनी 3। 4 का वर्गमूल अभी हमने निकाला था, 4 का वर्गमूल आ गया 2। 5 का वर्गमूल आ जाएगा वापस करनी में 5। यानी एक बात समझ में आ रही है कि अब ये सब क्यों निकाले हमने, ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और इन्हीं का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना, इन्हीं को हम यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं। यह धनात्मक पूर्णांक में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह से आगे भी है, 5 है, 6 है। तो हमने कुछ के निकाले हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, हमने इतनों के वर्गमूल निकाल लिए। अब ये जो वर्गमूल निकाले हैं, इन वर्गमूलों में हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि कितने वर्गमूलों में, कितनी संख्याओं में जो वर्गमूल है वो सच में पूरी तरह से निकले हैं। तो 1 का वर्गमूल निकल गया और 4 का वर्गमूल निकला है 2, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकला, यहाँ पे भी नहीं निकला और यहाँ पर भी नहीं निकला। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह भी अपरिमेय संख्या और यह भी अपरिमेय संख्या। इसी तरह से कुछ संख्याओं के वर्गमूल निकलेंगे और कुछ के नहीं निकलेंगे। अब प्रश्न में हमें यह बोला गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, कुछ के अपरिमेय होते हैं
लेकिन कुछ के अपरिमेय नहीं होते, जैसे कि करनी 4 का वर्गमूल 2 है, सॉरी 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2 है, तो ये वर्गमूल जो निकले हैं ये अपरिमेय थोड़ी ना है, ये तो परिमेय हो गए। तो यहाँ पर बोला जो है, क्या बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, गलत बात है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं हो सकते, कुछ के परिमेय भी होते हैं, कुछ के अपरिमेय होते हैं, ऐसा है। तो उसने आगे एक बात और कही है, अगर नहीं है आपका जवाब, अगर नहीं धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है अगर वो अपरिमेय नहीं है, तो आप एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय है। तो भाई ये सीधा अभी हमने निकाला है, करनी 4 करनी के अंदर 2 गुणा 2 और ये वर्गमूल हमने निकाला, ये परिमेय तो है। तो इसका उत्तर हमें कुछ इस तरह से लिखना है कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय भी हो सकता है, कुछ का अपरिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हमने कहा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वह अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे धनात्मक पूर्णांक हमने एक लिया 4 और उसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 2। तो जो 2 है वो क्या है, वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हमें हल करना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 और उदाहरण नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।